नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी कहानी चैनिका, जो आपकी बुक है फर्स्ट ईयर में, उसके बारे में। तो कहानियों के बारे में हम जो चर्चा करी तो उसमें हमारे लगभग 3 कहानियाँ हो गई थी। जो पिछली वाली कहानी थी, कौन सी, मधुआ, जो पिछली कहानी थी ना अपने मधुआ जयशंकर प्रसाद की, तो उसमें मधुआ कहानी के बारे में हमने जो पढ़ा था वो पूरा क्या हो गया था, हमारे कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट कहानी आएगी आपके पाजेब, कौन सी आएगी, पाजेब, और वो कहानी किसकी है, जैनेन्द्र कुमार। तो इससे पहले जो हमारे किसकी बात हुई थी, मधुआ की हुई थी। तो मधुआ में एक शराबी रहता है, कौन, शराबी रहता है, और उसको क्या रहता है, वो शराब पी के इधर उधर क्या होता है, घूमता फिरता रहता है। और जो ठाकुर होता है उसको क्या कहानियाँ उन्हें सुना के उससे जो पैसे मिलते हैं उसे शराब वराब पी के और ऐसे क्या रहता है, निठल्ला रहता है। और फिर एक बच्चा उसको मिलता है, उस बच्चे की वजह से वो शराब छोड़ता है और मेहनत करने लग जाता है। तो इसमें क्या 2 परिस्थितियों को दिखाया गया। एक तो उसका जो जीवन था वो, जिसमें वो कैसे अव्यवस्थित जिंदगी जी रहा था, नहीं पूरी तरह से वो अव्यवस्थित रूप से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। फिर बाद में किसी बच्चे की वजह से फिर उसको अपने जो पहले वाली ज़िंदगी थी इसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और वो जो नई ज़िंदगी है जिसमें वो मेहनत करता है, शराब वराब सबको छोड़ देता है और मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है और उस बच्चे का लालन पालन करता है। तो उस बच्चे की वजह से जो उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उस कहानी में क्या था, हमें दिखाया गया था। यानी उस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने में 2 जिंदगियों के बारे में बताया गया है कि एक तो उस बच्चे की ज़िंदगी और एक उस शराबी की। तो दोनों की ज़िंदगियों का कैसे मिलन हुआ और कैसे उनकी जो ज़िंदगी थी उसको नया मोड़ मिला। क्योंकि शराबी पहले शराब पीता है, ऐसे घूमता रहता है फालतू में ही, और इधर उधर घूम घाम के जिसे मांग लिया, भीख भीख मांग के जो भी कुछ कर करा के वो क्या करता रहता था, शराब। यानी उसका जो मेन उद्देश्य होता था पैसे आने के बाद उससे वो क्या करता था, शराब पीता था। लेकिन बच्चे की वजह से उसका जो हृदय परिवर्तन होता है, उस हृदय परिवर्तन को इस कहानी में बड़े चमत्कारिक तरीके से जयशंकर प्रसाद जी ने दिखाया है। कि उसमें 2 मनस्थितियाँ हो गई। एक तो मनस्थिति वो हो गई कि पहले वाला मन उसका कैसा था, किस प्रकार से वो रहता था, और एक मनस्थिति हो गई कि उसका बिल्कुल ही क्या हो गया, मन चेंज हो गया और वो एक जिम्मेदार इंसान हो गया। तो जो शराबी की जो 2 मनस्थितियाँ थी उसका बड़ी चित्रात्मक भाषा शैली में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया था, उस कहानी में वर्णन किया था। जो शराबी थे और उसमें जो लड़का था उसका नाम मधुआ था, एक ठाकुर था और एक क्या नाम था उसके, ठाकुर के जमादार था। तो ये 4 थे, चारों के अकॉर्डिंग क्या थी वो अपनी स्टोरी चल रही थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आज किसकी, पाजेब, यानी जो पैरों में जो पायल पहनते ना वो, तो पाजेब कहानी है, इसका नाम है पाजेब और इसके लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो जो पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने से पहले जो जैनेन्द्र कुमार का साहित्य है, तो उसके साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सा उन्होंने साहित्य लिखा, उनकी कहानियों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हमारी जो कहानी है उसके पात्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन से पात्रों की क्या क्या भूमिकाएं हैं, और कहानी का जो कथानक है वो क्या है उसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या है, जैनेन्द्र कुमार के साहित्य के बारे में सामान्य सी चर्चा करते हैं। तो इसके साहित्य के बारे में हम चर्चा करें तो इसके पृष्ठ बिंदु की बात करें हमें, तो पृष्ठ बिंदु इसका प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय किसे जाता है, जैनेन्द्र कुमार जी को। यानी जो कहानी विधा है, जो प्रेमचंद ने भी खूब कहानियाँ लिखी, प्रेमचंद ने भी लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। तो प्रेमचंद ने भी काफ़ी कहानियाँ लिखी है, मतलब समाज को लेकर के या किसानों को जीवन को लेकर के या मध्यम वर्गीय समाज को लेकर के अनेक प्रकार की कहानियों का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो प्रेमचंद के बाद यानी इनके बाद जो कहानीकार हुए कौन, जैनेन्द्र कुमार। तो इनके बाद कहानी को सर्वथा यानी सबसे ज़्यादा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय किसको जाता है, जैनेन्द्र कुमार को। किनके बाद, प्रेमचंद के बाद। कहने का मतलब है कि प्रेमचंद ने कहानी को क्या एक नई दिशा दी, यानी किसानों की जो क्या है दुर्दशा हो रही है और जिनका शोषण हो रहा है, जिससे मजदूरों का शोषण हो रहा है और जो गरीब लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, पूंजीवाद है, तो उनके बारे में जो वर्णन था वो किसकी कहानी में था, प्रेमचंद के। यानी एक नया इन्होंने कहानी लिखने का एक नया तरीका अपनाया, नया ढंग अपनाया। तो उस ढंग को कहानी तो जो ढंग अपनाया उसको आगे बढ़ाने में
यानी उसको आगे ले जाने में हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा, यानी उसे सर्वथा यानी बिल्कुल ही यानी हमेशा ही यानी बिल्कुल ही नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय किसे जाता है? जैनेंद्र कुमार को। यानी जैनेंद्र कुमार ने उस कहानी की दिशा को ही क्या कर दिया? अलग दिशा में मोड़ दिया। अब अलग दिशा में मोड़ने का मतलब है कि उन्होंने किसके ऊपर कहानी लिखी? बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान को लेकर के कहानी लिखी, उन्होंने कहानियाँ लिखी। किसने? जैनेंद्र कुमार ने। यानी पहले इनके शोषण के बारे में कहानियाँ चल रही थी, समाज के बारे में चल रही थी, देश राष्ट्र के बारे में चल रही थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने कहानी को सर्वथा ही क्या दे दिया? नया मोड़ दे दिया। किसके बाद में? प्रेमचंद के बाद में। तो नया मोड़ देने की जो दिशा है उसकी ओर मोड़ने का श्रेय किसको जाता है सबसे ज़्यादा? वो है जैनेंद्र कुमार को। यानी जैनेंद्र कुमार को ये श्रेय सबसे ज़्यादा मिलता है कि उन्होंने कहानी को नई दिशा की ओर क्या किया? मोड़ा। तो नई दिशा की ओर मोड़ने में किसका सर्वोपरि स्थान हो गया? जैनेंद्र कुमार का। और इन्होंने बाल मनोविज्ञान को लेकर के कहानियाँ लिखी, इसलिए इन्हें बाल मनोवैज्ञानिक का या मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी कहा जाता है। अब आगे नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करें तो जैनेंद्र की कहानियाँ की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। क्या? दर्शन और मनोविज्ञान का क्या है? समावेश है। किन की कहानियों में? जैनेंद्र की। तो जैनेंद्र की जो कहानियां हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता हो गई, क्या हो गई? सबसे बड़ी विशेषता। यानी जो कहानी की विशेषता है उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने दर्शन और मनोविज्ञान को अपनी कहानियों का विषय बनाया। यानी जो उन्होंने नई दिशा में मोड़ी थी कहानियाँ या कहानियों को जो नई दिशा प्रदान की थी, वो नई दिशा कौन सी थी? वो दर्शन और मनोविज्ञान। यानी उन्होंने बाल मनोविज्ञान को लेकर के या दर्शन को लेकर के अनेक कहानियों का निर्माण किया। इसीलिए उन्हें आदर्शवादी या मनोवैज्ञानिक निबंधकार कहा, वो मनोवैज्ञानिक कहानीकार कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहानीकार कौन कहलाते हैं? जैनेंद्र। क्योंकि इन्होंने अपनी कहानियों का जो मेन विषय था, जो उसका जो आत्मा है उनकी कहानियों की, वो किस बिंदु पर निर्धारित है? मनोविज्ञान पर। यानी जो बच्चों का मनोविज्ञान है उसको लेकर के इन्होंने, जो बच्चों का बाल मनोविज्ञान होता है, उनके बाल मन में कैसी कैसी भावनाएं चलती रहती है, किस प्रकार हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को समझने की हमें शक्ति होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या लिखी है? कहानियाँ लिखी है। और जो हमारे पाजेब कहानी है वो भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसमें भी बाल मनोविज्ञान की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें हमें तो प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेंद्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम माना है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेमचंद जो भी ने भी कहानियाँ लिखी वो किसको लेकर के लिखी थी? सामाजिक समस्याओं को लेकर के। यानी सामाजिक मुद्दों या सामाजिक घटनाओं को लेकर के प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के कथानक तैयार किए। यानी जो कहानियों की विषय वस्तु थी वो कौन से बिंदु को लेकर के थी? सामाजिक समस्या। यानी जो हमारा समाज है उसमें कौन कौन सी समस्याएं चल रही है, कौन कौन सी समस्याएं व्याप्त है, उन समस्याओं से जनता को जागरूक करना या उन समस्याओं को सबके सामने अपनी कहानियों के माध्यम से रखना। तो सामाजिक समस्या को लेकर के उन्होंने क्या किया? अपने साहित्य का निर्माण किया या अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उभारने का या सामाजिक समस्याओं से परिचय कराने का क्या किया? प्रयास किया। और उसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। लेकिन प्रेमचंद से विपरीत जो जैनेंद्र कुमार की बात करें हमें, जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, तो जैनेंद्र की अगर बात करते हैं हमें तो जैनेंद्र की जो कहानियाँ हैं वो व्यक्ति की भावनाओं, किससे? इमोशंस, यानी उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। कहने का मतलब ये है जैसे मान लो मैं हूँ तो जो मेरे अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार है मेरे अंदर, उनको मैं क्या करूं? अभिव्यक्त करूं। अभिव्यक्त करने का मतलब है कि उनको मैं क्या करूं? प्रकट करूं। यानी आपके सामने मेरे विचारों को या मेरी भावनाओं को आपके सामने रखूं। तो यह है ना, आपके भावनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जैनेंद्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं का
क्या बनाया, अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जैसे मेरी भावनाएं हैं तो मैं मेरी भावनाओं को क्या करूं, अभिव्यक्त करूं, तो वो किसके माध्यम से करूं, कहानी के माध्यम से। तो जैनेंद्र ने जो व्यक्ति की भावनाएं होती है कि कौन से व्यक्ति की क्या भावनाएं, उसके क्या इमोशंस है, क्या विचार है जिनको वो व्यक्त करना चाहता है या जिन्हें वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसको उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से क्या किया है, व्यक्त किया है, या कहानियों के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया। क्या बनाया, माध्यम यानी जरिया। तो जैनेंद्र जो कुमार है उनकी जो कहानियाँ है वो क्या बनी, जरिया बनी, यानी माध्यम बनी। किसका, कि जो मनुष्य है उसकी जो भावनाएं हैं, जो उसने अपने मन के अंदर छिपा रखी है, उन भावनाओं को उजागर करने का माध्यम क्या बना, उनकी कहानियाँ। अब कैसे बनी है समझो आप। जैसे मान लो कोई भी भावनाएं हैं, जैसे मान लो मेरे अंदर जो भावनाएं हैं तो मैं उनको प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा हूँ, प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैनेंद्र ने क्या ऐसे जो कथानक है उठाए कि व्यक्ति की भावनाएं क्या हो रही, प्रकट हो रही, किस प्रकार व्यक्ति की भावनाएं बाहर निकल के आती है, तो उनको अभिव्यक्त करने का यानी उन भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम बनाया अपनी कहानियों को। यानी कहानियों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को क्या किया, उन्होंने प्रकट किया। जिस प्रकार पाजेब कहानी थे, आपके पाजेब कहानी ना जो आगे पढ़ेंगे हमें, तो उसमें भी उन्होंने जैसे मान लो बच्चों को लेकर के लोगों की क्या भावनाएं हैं उसको प्रकट किया, कि बच्चों को लेकर के हर व्यक्ति की क्या होती है, अलग अलग सोच रहती है, अलग अलग भावनाएं हर प्रकार हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। यानी एक बच्चा तो उसको लेकर के मेरी भावना अलग रहेगी, आपकी अलग रहेगी, किसी तीसरे की अलग रहेगी और चौथे की अलग रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी भावनाएं क्या रहती है, अलग रहती है। तो उन भावनाओं को जैनेंद्र ने अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने किया है, या अपनी कहानियों को व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया है। यानी इसके माध्यम से क्या है, जैसे लोगों को ये एहसास होगा कि भावनाएं किस प्रकार बाहर निकल के आती है, लोग किस प्रकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या उनकी भावनाएं किस प्रकार अभिव्यक्त होती है। जैसे मान लो आप कुछ कहना ही नहीं चाहो और अपने आप ही आपसे क्या हो, वो भावनाएं अभिव्यक्त हो यानी प्रकट हो। कहने का मतलब किसी को लेकर जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं हमें, तो वहाँ तो हमने अपने क्या कर दिए, विचार प्रस्तुत कर दिए, लेकिन वो विचार प्रस्तुत नहीं किए, हमने क्या किया, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। यानी उसके माध्यम से हमने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर दिया कि मेरा नज़रिया इस बात को इस प्रकार से देखने का है। तो ये क्या हो गया, मेरा नज़रिया हो गया। तो जो जय प्रेमचंद की कहानियों की बात करें तो उसमें तो क्या थी, सामाजिक समस्याओं के बारे में वर्णन। टोटल जितनी कहानियां हैं उनमें करीबन क्या हो गया, सामाजिक समस्याओं और राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के कहानियों का निर्माण किया गया, उनके कथानक तैयार किए गए। लेकिन अगर जैनेंद्र की बात करें तो जैनेंद्र की कहानियों में व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने का क्या है, माध्यम बनाया या जरिया बनाया। किसने बनाया जरिया, जैनेंद्र कुमार ने। तो वो जरिया बनाया किसने, जैनेंद्र कुमार ने। अब आगे नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करें, नेक्स्ट तो जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं का रूप प्रदान करते हैं। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी व सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। यानी जो कहानी है उसका जो रूप है वो किसे प्रदान करते हैं, पात्रों। यानी जो कहानी के पात्र हो गए उनकी छोटी छोटी व सामान्य सी घटनाएं, छोटी छोटी व सामान्य सी क्या हो, घटनाएं हो, यानी छोटी से छोटी घटना हो और सामान्य से सामान्य क्या हो, घटना हो। तो उस घटना को कहानी का क्या किया, रूप प्रदान किया, यानी कहानी का विषय बनाया। तो जैनेंद्र के जो पात्र हैं कहानियों के, जो भी उनकी घटनाएं हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन उन्होंने छोटी से छोटी घटना को भी क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं, और सामान्य सी कोई घटना हो उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। यानी कोई भी छोटी सी बात हो, कोई भी सामान्य सी घटना हो
उसको उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया और अपनी कहानियों का क्या किया, उसे रूप प्रदान किया, यानी अपनी कहानियों में उसको महत्ता प्रदान की। यानी कि ये नहीं है कि मान लो अगर कोई छोटी सी समस्या हो गई या कोई छोटे छोटे पात्र है या उनकी कोई छोटी छोटी सामान्य सी बातें हैं या सामान्य सी कोई घटनाएं हैं तो उनको क्या कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी कहानियों में इन छोटी छोटी बातों को भी क्या रखा, ध्यान रखा और कहानियों का क्या किया, उसे रूपक प्रदान किया। यानी कहानियों का उसमें आरोपण किया, इन कहानियों को उस पर आरोपित किया। किस पे? उन छोटी छोटी समस्याओं को कहानी में क्या किया, पिरोया। अच्छे से क्या किया, उनको पिरोया, उनको आरोपित किया, यानी उनका रूपक प्रदान किया। अब नेक्स्ट जो बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं। तो सरल के आवरण में नेक्स्ट विशेषता क्या है इनके साहित्य की, कि सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेन्द्र ने शिल्प और शैली के नए प्रयोग किए। तो कहने की बात है कि सरल, क्या? सरल आवरण में गंभीर बात, यानी कोई सरल भाषा में आप क्या कहो, किसी गंभीर बात को कहते हो। तो जो सरल के बात यानी सरल आवरण में या सरल भाषा में या सामान्य किसमें, बोलचाल में सामान्य से तरीके से आप क्या कहो, किसी गंभीर बात को सामान्य से क्या करना, प्रस्तुत करना। यानी सामान्य से तरीके से प्रस्तुत किया किसको, गंभीर बात को। तो गंभीर बात को जो सामान्य से प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, यानी जो गंभीर बात हो गई या कोई गूढ़ विषय हो गया, उसको आप सामान्य से या सरल तरीके से क्या करो, प्रस्तुत करो। तो उस प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है उसमें जैनेन्द्र ने शिल्प और शैली के क्या किए, नए प्रयोग किए। क्या किए? नए प्रयोग किए। यानी जो सरल जो भी भाषा है या सरल बातचीत है या सामान्य सी बातचीत है उसको कहने में या सरल या आवरण में, ये कहना सरल के आवरण में गंभीर बात कहने, क्या? यानी सामान्य तरीके से, क्या? यानी कोई मान लो गंभीर विषय हो गया है, गंभीर क्या हो गई, बात हो गई। अब उसको क्या करना, आपको सामान्य तरीके से करना है जिससे क्या सभी लोगों के आसानी से वो बात क्या होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। तो उस गंभीर बात को सामान्य तरीके से कहने में जैनेन्द्र कुमार जी ने नए शिल्प के क्या किए, प्रयोग किए। यानी शिल्प व शैली के नए नए प्रयोग किए। अब नए नए प्रयोग क्यों किए? क्योंकि वो क्या कहना चाहते थे, गंभीर विषय को या गंभीर बात को या गंभीर घटनाओं को सामान्य तरीके से क्या करना चाहते थे, बताना चाहते थे। अब सामान्य तरीके से बताओगे आप किसी गंभीर विषय को तो उसमें आप शिल्प और शैली का क्या है, नए तरीके से आपको प्रयोग करना होगा। अगर आप नए तरीके से इनका प्रयोग नहीं करोगे तो फिर वो गंभीर विषय क्या है, गंभीर ही बना रह जाएगा। यानी उसमें सामान्यता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? उसमें सामान्यता नहीं आएगी। अगर आपको विषय को सामान्य बनाना है, सामान्य तरीके से अपनी बात किसी के सामने रखनी है, किसी को कोई बात सामान्य तरीके से समझानी है, या आप किसी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करो कि सामने वाला आसानी से समझ जाए, उसके लिए जैनेन्द्र ने अपने क्या किया, साहित्य में थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया। और वो चेंज क्या किया उन्होंने, नए प्रयोग व नई शैली का क्या किया गया, बार बार नए नए प्रयोग किए और नई नई शैलियों का क्या किया, प्रयोग किया। अब नई शैलियों के प्रयोग से मतलब ये है कि आप कोई बात कहना चाहते हो, अगर उस बात को आपको शॉर्ट में कहना तो आप शॉर्ट में कहोगे, अब आपको व्याख्यात्मक या विस्तार पूर्वक कहना है तो आप उसको विस्तार पूर्वक ही कहोगे। अगर आपको उसको विश्लेषण करके समझाना होगा जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए तो आप विश्लेषणात्मक शैली का ही प्रयोग करोगे। अगर आपको विवरण दे के समझाना पड़े तो आप विवरणात्मक शैली का प्रयोग करोगे। अगर आपको व्याख्या के माध्यम से या विस्तार से व्याख्या करके समझाना पड़े तो आप व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करोगे। यानी नई नई शैली या नए नए शिल्प का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, जिससे क्या लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। क्या आसानी समझने का मतलब है कि गंभीर विषय भी क्या हो, सरल तरीके से उनको आत्मसात हो जाए। ये एक बात है किसकी, इस पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, जो जैनेन्द्र कुमार के साहित्य को लेकर के है। वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक जैसे, यानी वार्ता हो गया, दृष्टांत हो गया, प्रतीक कथा हो गई, जैसे पुराने रूप
यानी ये क्या हो गए, पुराने हो गए सारे, क्या हो गए, प्रतीक कथा हो गई, दृष्टांत हो गए, यानी कोई दृष्टांत दे करके, यानी कोई उदाहरण दे करके क्या करो, किसी बात को पुष्ट करो। और वार्ता साहित्य, यानी किसी का वार्ताओं के माध्यम से क्या हो, साहित्य हो या वार्ताओं के माध्यम से उसके जीवन की दिनचर्या का वर्णन हो। तो वार्ता साहित्य, दृष्टांत और प्रतीक कथाओं जैसे पुराने रूप। अब ये कौन से रूपक हो गए, पुराने, कौन से, पुराने रूपों का जयनंद ने नए ढंग से क्या किया है, प्रयोग किया है। जो पुराने रूप है, यानी उन पुराने रूपों का किस प्रकार से प्रयोग किया, नए ढंग से, किस प्रकार से, नए ढंग से, यानी इन रूपों के अलावा इन रूपों का, यानी ये रूपों के जैसे पुराने रूपों का जैन नए ढंग से प्रयोग किया, यानी जो ये रूप है ना सारे, यानी जो प्राचीन में चलते थे, प्राचीन कथाएं हो गई, वार्ता हो गया, दृष्टांत हो गया, तो इनका जो प्रयोग किया जैनेन्द्र ने वो पुराने हिसाब से या पुराने प्रकार से क्या किया, नहीं किया, और उसमें नए ढंग से, यानी नए शिल्प या नई शैलियों का या नए प्रकार भाषा शैली का क्या किया, उन्होंने प्रयोग किया, यानी नए ढंग से कुछ इसमें परिवर्तन करके, कुछ नया करके क्या किया, उन्होंने प्रयोग किया। तो जो पुराने जो भी वार्ता शिल्प दृष्टांत है उनका जैनेन्द्र जी ने क्या किया, नए ढंग से प्रयोग किया, यानी नए नए शिल्प विधान, नई भाषा शैली का उन्होंने क्या किया, अपने साहित्य में प्रयोग किया, या इनमें उनको नई तरीके से, यानी मान लो कोई वार्ता है तो पहले वाली वार्ता हो मान लो उसको, तो उसको नए तरीके से दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आज के वर्तमान युग के, यानी आज के युग के क्या है, रचनाकार है, तो रचनाओं को पुराने हिसाब से दिखाओगे आप, पुराने तरीक़ों से प्रस्तुत करोगे, तो फिर क्या है, वो दर्शकों को प्रभावित नहीं करेगी, या पढ़ने वालों को उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर श्रोतागण पर या पाठक पर इसका प्रभाव पड़ना चाहिए तो उसमें क्या करना है, नए नए ढंगों का क्या करना है, उसमें प्रयोग करना है, यानी नए तरीके अपनाने, नया शिल्प सौंदर्य लाना है उसमें, तब जा करके अगर वो क्या होगी, प्रभावी होगी, उसे क्या पाठक को मन को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट, कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर, यानी जो कहानी है के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व इस बात में है कि, यानी जो कहानी का पुराना शिल्प है, क्या है, पुराना शिल्प, इसको तोड़कर नया शिल्प, क्या, जो कहानी की पुराना विचार है ना कहानी का लिखने का, या पुराना जो तरीका हो गया लेखन शैली का, तो पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से अधिक महत्व किस बात में है, यानी वो पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से तो अच्छा है कि क्या किया जाए, कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, क्या दी, यानी उन्होंने पुराने शिल्प को क्या नहीं किया, तोड़ा नहीं, जैसे ऊपर बात की थी ना हमने, इसको नया रूप ही दे दिया, बल्कि तोड़ा क्या नहीं किया, तोड़ा नहीं इसको, यानी पुराने शिल्प को यानी कि तोड़ फाड़ के फेंक दिया और पूरा ही नया शिल्प तैयार कर दिया। कहने का मतलब है कि पुराने जो प्रतीक थे उनमें कुछ नया परिवर्तन किया, उनको दर्शाने का तरीका क्या किया, नया प्रस्तुत किया। अगर नया प्रस्तुत करोगे कुछ नया आएगा तो उसमें पाठकों के भी क्या होगी, मन में रुचि जागृत होगी। तो कहानी को पुराने शिल्प से तोड़कर नया शिल्प देने से अच्छा है या उससे अधिक महत्व किसको दिया जैनेन्द्र कुमार जी ने, कि कहानी को क्या किया जाए, सहज यानी सामान्य तरीके से बनाओ, कहानी को सामान्य तरीके से कहानी का वर्णन होना चाहिए, उसकी स्टोरी सामान्य होनी चाहिए, सहज लोगों के समझ में आने वाली होनी चाहिए। तो सहज और स्वाभाविक है यानी स्वभाव के अनुसार, और पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब है जिसमें आर पार दिखाई दे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ शीशा है, उसमें आप देखो तो आप क्या दिखाई देती है, आपका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा शीशा उसमें पारदर्शी यानी उस साइड का भी क्या हो आपको दिखाई दे, यानी जिसमें आर पार का दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी यानी कहानी क्या है, पूरी की पूरी अपने आंखों को क्या अपने मतलब समझ में आ जाए एकदर्शी, यानी पारदर्शी होनी चाहिए। और भाषा और भंगिमा दी यानी पारदर्शी भाषा, ऐसी भाषा का प्रयोग हो तो भाषा पढ़ते ही उसके आर पार हमको क्या सारा सब कुछ समझ में आ जाए। तो पारदर्शी भाषा होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए, यानी एक सामान्य तरीका अपनाया जो लोगों के सहज और सामान्य तरीके से क्या हो समझ में आए। ऐसी कहानी या ऐसा कथानक क्या किया उन्होंने तैयार किया, किसने, जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो उनका मानना था
कि जो कहानी का जो पुराना ढंग है, पुराना तरीका है, पुराना शिल्प है, उसको बगैर तोड़े, क्या उसको तोड़कर नया शिल्प देने से अधिक अच्छा है। यानी इनका मानना था कि इसको मत तोड़ो, क्या मत करो, पुराने शिल्प को मत तोड़ो। इससे तो अच्छा है कि कहानी को क्या करो, आप स्वाभाविक बनाओ या सहज तरीके से कहानी को प्रस्तुत करो। और भाषा को किस प्रकार प्रस्तुत करो, पारदर्शी भाषा का प्रयोग करो। इसमें किसका, पारदर्शी, जिससे का उस पारदर्शी भाषा होती है जिसका लोगों के या श्रोताओं या पाठक के क्या हो, तुरंत समझ में आ जाए। यानी वो भाषा का क्या हो, उसके आर पार निकल जाए भाषा के वो, यानी भाषा को सब चीर के क्या हो जाए, निकल जाए। तो चीर के निकलने का मतलब यही है कि भाषा उनके आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। तो ये क्या एक विशेषता, ये थी किसकी, जैनेन्द्र की कहानियों की। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें हमें, तो जो जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं, जो भी उन्होंने कहानियाँ लिखी वो कितने भागों में हैं, 10 भागों में। कितने भागों में संकलित है उनकी कहानियाँ, 10 भागों में। तो 10 भागों में उन्होंने अपनी कहानियों का क्या किया, संकलन किया। तो इस प्रकार जो आपने जैनेन्द्र है, जो अगले लेखक जिसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, तो उसके बारे में हमने क्या किया, आज उनके साहित्य को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। तो अब जो पाजेब कहानी है आगे आपके, तो इसके बारे में हम जो आपके नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको पात्रों को लेकर के, इसके कथानक को लेकर के। आज हमने जो चर्चा की वो किसको लेकर के की थी, जैनेन्द्र कुमार के जो साहित्य है या जो उनका कहानी है उसकी साहित्यिक परिचय। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार का क्या है, साहित्यिक परिचय है। तो हम जो भी कहानी जो भी पढ़े हैं तो उससे पहले हमें क्या है, लेखक का साहित्यिक परिचय भी आना चाहिए। तो जिससे क्या हमें कहानी क्या फिर और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अब आपको अच्छे से मालूम होगा कि किस प्रकार से कहानियाँ लिखते हैं ये, उनकी कहानियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वो सारा कुछ पहले से हमें मालूम होगा। तो जो मूल ग्रंथ है तो उसको पढ़ेंगे हम, तो फिर क्या होगा, वो अच्छे से हमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कौन कौन सी विशेषताएं हो गई इनकी, प्रेम पहले फर्स्ट नंबर पे तो हो गई प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सरलता क्या दी है, नई दिशा प्रदान की। यानी जो प्रेमचंद थे उनके बाद में जो कहानी को प्रेमचंद तक वो इस प्रकार एक प्रकार की कहानियाँ चल रही थी, उसके बाद में जो कहानियों को नई दिशा प्रदान की वो किसने की, जैनेन्द्र कुमार ने। नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है इनकी, कि उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का क्या है, समावेश है। यानी इन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी है वो दर्शन और मनोविज्ञान को लेकर के लिखी है, इसीलिए इन्हें मनोवैज्ञानिक कहानीकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक कहानीकार। तीसरी विशेषता क्या थी इनकी, प्रेमचंद ने कहानी को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेन्द्र ने किससे जोड़ा, जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों को भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यानी प्रेमचंद ने तो सामाजिक बिंदु को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक घटनाओं को लेकर के अपनी कहानियों का क्या किया, निर्माण किया या अपनी कहानियों को रेडी किया। लेकिन इसके विपरीत जैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी कहानी को विषय किसे बनाया, व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान किया। अपनी कहानियों को क्या किया कि लोगों की भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जा सकता है या लोगों की भावनाएं किस प्रकार से निकलकर सामने आती है। तो अपनी कहानियों को लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया। जैनेन्द्र अपने पात्रों की छोटी छोटी व सामान्य सी घटनाओं को भी कहानी का रूप प्रदान करते हैं। यानी पात्र छोटे हो बड़े हो या घटना छोटी हो कैसी भी हो, यानी सामान्य से सामान्य घटना और छोटे से छोटे पात्र को भी अपनी कहानियों का क्या बनाया, रूप प्रदान किया, यानी उसको महत्ता प्रदान की। आगे विशेषता है इनकी सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया। जैनेन्द्र ने शिल्प शैली में नए नए प्रयोग किए। यानी कोई भी गंभीर विषय हो, यानी विषय अगर गंभीर होगा, डिफिकल्ट होगा, तो उसको प्रस्तुत करने में उसने क्या किया, नई नई शैलियों का प्रयोग किया, जिससे विषय क्या हो, अपने आसानी से समझ में आ जाए और सरल तरीके से वो हमारे सामने प्रस्तुत करने में क्या हो, सफल हो। तो उसको सरल तरीके से, गूढ़ विषय को सरल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी कहानियों में क्या किया, नए नए शिल्पों का प्रयोग किया।
वार्ता, दृष्टांत और प्रतीकता, यानी जो पुराने कथा साहित्य है वही वार्ता हो गई, दृष्टांत हो गया और कथा साहित्य हो गया। जैसे पुराने रूप यानी जो पुराने रूपक है उनको जयनंदन ने नए ढंग से क्या किया, प्रस्तुत किया। यानी जो पुराने रूपक थे उनको क्या किया, थोड़ा फेर बदल कर करके उनमें उनको क्या किया, नया रूपक प्रदान किया। क्या किया, नया रूपक प्रदान किया। कहानी को पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व। भाई कहानी को तोड़ दो, पुराने शिल्प को, यानी जो कहानी का पुराना शिल्प है उसको तोड़ दो और नए शिल्प का क्या करो, प्रयोग करो। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या माना उन्होंने, उससे भी इम्पोर्टेंट है, इस बात से भी उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण किसे माना है, कहानी कैसी होनी चाहिए, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। भाई इसकी बजाय तो हम क्या करें, कहानी को सहज, स्वाभाविक और पारदर्शी भाषा का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे वो कहानी क्या अच्छे से सबके समझ में आ जाएगी। और उनकी जो कहानियाँ हैं वो कितने भागों में हैं, 10 भागों में। यानी जो कहानियाँ हैं उनका 10 भागों में संकलित किया गया है। तो ये क्या होता है, जयनेंद्र कुमार का जो साहित्यिक परिचय होता है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी हमारी कल, उसमें हम चर्चा करेंगे पाजेब कहानी के लेकर के। अब पाजेब कहानी को लेकर के हमारे बीच में जो चर्चा होगी उसमें सबसे पहले हम पात्रों का क्या करेंगे, परिचय पढ़ेंगे। यानी जैसे हमने पहले लेखक का परिचय पढ़ा, उसी प्रकार कहानी का कथानक स्टार्ट करने से पहले हमें पात्रों के बारे में क्या करेंगे, थोड़ी सामान्य सी जानकारी लेंगे कि कौन कौन से पात्र का क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पूरी स्टोरी को आपके सामने विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। तो जो पात्रों की भूमिका आपको ध्यान होगी, भाई इस पात्र की ये भूमिका है, इसका ये रोल है इस कहानी में, तो फिर कहानी का कथानक आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल होगी। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।